हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कृतिका एजुकेशन हब में। आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है इतिहास, हिस्ट्री। आज हम इतिहास नामक टॉपिक को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे आज से। ये हमारी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास है क्या। तो इतिहास क्या है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी है, यानी कि जो पीछे बीत चुका है, भूतकाल में जो बीत चुका है, उनके बीच का एक संवाद है। क्या घटित हुआ था उस समय, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन सभी का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक संवाद है। वर्तमान के बीच का एक संवाद है। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जो 2-3 साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेज बेनिफिट वाली रहेगी। ठीक है, तो एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, तो वो क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास है। अतीत का अध्ययन अध्ययन इतिहास है। इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो ये है परिभाषा, यानी हिस्ट्री है क्या। हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को? क्योंकि पीछे जो बीत चुका है उसका हमें क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं कुछ। इतिहास को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इस वजह से इतिहास को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ये नोट्स जो है, ये आप साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक, इतिहास। इतिहास का अध्ययन हम किन भागों में करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। मुख्यतः इन 4 भागों में बांटकर हम इतिहास को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कालखंड इसका बहुत लंबा है। इस वजह से इसको 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। अब देखते हैं आगे इतिहास का विभाजन। जो हमने 4 भाग बांटे हैं, उनका विभाजन किस तरह से होता है और क्यों होता है।
इतिहास का विभाजन। हिस्ट्री को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? एक जो पहला भाग है वो है आपका प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री। प्राक इतिहास हिंदी में याद रखना थोड़ा मुश्किल है, आप इनको अंग्रेजी में याद रखना, प्री हिस्ट्री। उसके बाद है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो, तो उसके बाद है इतिहास यानी हिस्ट्री। तो ऐसा क्यों बांटा होगा इतिहासकारों ने इन तीनों को, प्राक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में? प्री हिस्ट्री जो होती है वो तब तक का कालखंड है जब तक हमें इसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, यानी कि केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे इतिहास को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास। अगर आप लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे कि इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। साहित्यिक स्रोत हैं वो हमें इसके ज्ञात नहीं होते, क्योंकि इस समय लिपि का आविष्कार जो है वो नहीं हुआ था। लिपि इस समय नहीं थी। तो इस कालखंड में हम किसे ले सकते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल में हम लेंगे पाषाण काल। पाषाण काल आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जितने भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और जिनके आधार पर पाषाण काल का इतिहास लिखा गया है वो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत, यानी कि उस समय के औजार, इनसे हम इतिहास को लिखते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है, ठीक है, और वही इतिहास हम पढ़ते हैं। ये तो होगी प्री हिस्ट्री, यानी कि इसमें कोई भी किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं था और लिखित साक्ष्य इस लिपि के अभाव में हमें प्राप्त नहीं हुए, तो इसके लिए हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? इसमें इतिहास लिखा जा चुका था, यानी कि लिपि का ज्ञान लोगों को था, इतिहास लोग लिखते थे, यानी लिखावट उस समय थी, लिपि आ गई थी, लेकिन उस लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। वो लिपि अपठित रह चुकी है। इसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं, परंतु जो साहित्यिक स्रोत है उनको हम अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। जैसे एग्जाम्पल देख के चले, एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा हड़प्पा सभ्यता। आगे हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। वो उस समय संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए लिपि का उपयोग करते थे। उस समय की जो लिपि है वो आज पढ़ी नहीं गई है अभी तक, ठीक है। तो इसमें अब आपसे पूछे कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है, अगर आप लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिपि का ज्ञान था, परंतु अभी तक वो लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए केवल पुरातात्विक स्रोतों का सहारा दिया जाता है। ऐसे इतिहास को हम प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब आती है बारी हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री की बात करें तो इसमें लिपि भी थी और इसको पढ़ा भी जा चुका है और इसमें पुरातात्विक भी स्रोत हैं। इन दोनों के आधार पर जो इतिहास लिखा गया था उसको, उस इतिहास को किस कालक्रम में रखा गया है? उसको रखा गया है हिस्ट्री में। जैसे एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल बताइए कि हिस्ट्री में कहाँ से मानेंगे हम, तो जैसे वैदिक काल या उसके बाद का जो काल है
वैदिक काल और उसके बाद का काल जो है वो सभी इसमें आएगा, आपके हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि इतिहास किसको कहते हैं। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का जो संवाद है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इतिहास बोलते हैं। और इतिहास को कई कालखंडों में बांट कर देखते पढ़ा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि हर राज्य का अपना इतिहास होता है। जैसे राजस्थान का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, हरियाणा का इतिहास और उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये स्टेट के स्टेट वाइज हो गए। जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें ये स्टेट वाला हिस्ट्री जो होती है वो पढ़नी होती है। इसके अलावा एक होती है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो भी इतिहासकार है उनके जो विचार हैं उनको किसमें पढ़ा जाता है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। वो एक अलग पार्ट रहेगा। तो इतिहास का विभाजन को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कौन सी है? यानी जिसमें कि लिपि का आविष्कार उस समय तक नहीं हुआ था। लोग लिपि के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम जो है वो इतिहास लिखते हैं, यानी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। जैसे कि एग्जाम्पल पूछे तो कोई पाषाण काल में किसी भी प्रकार की लिपि का अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके अलावा प्रोटो हिस्ट्री में लिपि का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। तो लिपि भी थी और पुरातात्विक स्रोत थे, लेकिन केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, क्योंकि लिपि की जानकारी पढ़ने में सक्षम नहीं थे। लिपि की जानकारी के बावजूद भी पढ़ने में सक्षम नहीं है। जैसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि का ज्ञान हो चुका था। अब बात आती है इतिहास की। तो इतिहास से वहां से मानेंगे जहां पर लिपि की जानकारी थी और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, डिकोड कर लिया गया है, और उस साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों पर भी अध्ययन हुआ। दोनों का अध्ययन करके इतिहास है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इतिहासकारों ने लिखा। अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि वैदिक काल और उसके बाद का जितना भी इतिहास लिखा गया है वो तो संपूर्ण इतिहास आपका हिस्ट्री के तरफ है। ठीक है, तो हम बार बार अब दो शब्दों की बात कर रहे हैं। वो शब्द है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। एक सेकंड में नया पेज देखता हूँ कैसे ओपन होगा इसमें। एक सेकंड का इंतजार करना। ठीक है, ये तो हो गया इतिहास। अब हम आगे देखें कि जो हम दो शब्द बार बार यूज ले रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक। ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को उदाहरण लेके हम चलेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उससे हमें अनेक चीजें प्राप्त हुई। आगे जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसमें गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। अनेक चीजें प्राप्त हुई, पूरा का पूरा शहर प्राप्त हुआ। जैसे मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं तो मौर्य काल में अनेक प्रकार के स्तंभ प्राप्त होते हैं।
ठीक है। और जैसे हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तो अनेक प्रकार के भवन मस्जिदें प्राप्त होती है, जैसे कि कुतुब मीनार, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि ताजमहल। इसके अलावा इसके अलावा जैसे हो गए सिक्के, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी कि कोई भी वस्तु हमें प्राप्त होती है, जैसे कि दीवारें प्राप्त हुई, कुएं प्राप्त हुए, स्तंभ प्राप्त हुए, या फिर कोई निर्माण कार्य हुआ, सिक्के प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए, तो ये सभी होते हैं पुरातात्विक। पाषाण काल की बात करें तो हमें अनेक प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं, औजार। उसके अलावा खिलौने प्राप्त होते हैं, उसके अलावा मूर्तियां प्राप्त होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जो लिखे गए हों, यानी जो लिपिबद्ध हों, उनको बोलते हैं हम साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के कहीं पर भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि बुक के ऊपर किताब है, कोई बुक मिली हो, उसके वो भी एक साहित्यिक स्रोत है। जैसे कि अशोक के स्तंभ मिले हैं, उसके ऊपर अगर लेख लिखे गए हैं तो वो लेख क्या होते हैं, वो लेख हैं एक साहित्यिक स्रोत। और जो स्तंभ है वो है पुरातात्विक स्रोत। आप इसमें फर्क समझना। तो स्तंभ के ऊपर अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ, उस स्तंभ, जो स्तंभ खुद है वो है एक पुरातात्विक स्रोत, और उस स्तंभ के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में भी दो तरह के, एक होते हैं स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी में कौन से आएंगे, भारत के इतिहासकारों ने जो लिखा वो होगा स्वदेशी। और एक होते हैं विदेशी। विदेशी कौन से होंगे, जो बाहर से, विदेशों से जो भी इतिहासकार आए थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा वो होगा विदेशी स्रोतों का इतिहास। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ही पूर्णतः, संपूर्ण रूप से इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अगर इनमें से किसी एक का भी अभाव हो तो हम उसमें सिर्फ संभावनाएं जता सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अगर दोनों को मिला लिया जाए, दोनों मिलाकर पढ़े, तो उसकी प्रामाणिकता अधिक सिद्ध होती है। तो स्वदेशी स्रोतों में जैसे कि हमारे धार्मिक स्रोत हो गए, रामायण महाभारत वेद पुराण, रामायण महाभारत वेद पुराण, ये सभी साहित्यिक स्रोत हो गए। या फिर जैसे कि कालिदास की रचनाएं हो गई, कालिदास की, अन्य जो समकालिक इतिहासकार हुए थे, उन सभी के स्रोत जो है वो स्वदेशी। विदेशी स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि मेगस्थनीज की इंडिका आई थी, यूनानी स्रोत, चीनी स्रोत, ये सभी विदेशी है। मेगस्थनीज, इत सिंह, ये सभी नाम हम आगे जैसे जैसे इतिहास को पढ़ेंगे वैसे वैसे सुनते जाएंगे। तो ये जो स्रोत वाला टॉपिक है, ये जैसे जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उनमें सारे स्रोत आते जाएंगे, कौन से पुरातात्विक स्रोत है, कौन से साहित्यिक स्रोत है। ठीक है। तो उस समय आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता चल जाए कि इतिहास का अध्ययन करते कैसे हैं। ओके। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ी है। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का विभाजन देख लिया, और इतिहास को लिखा कैसे इतिहासकारों ने, उनके स्रोत क्या थे, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पाषाण काल। पाषाण काल, या फिर इसको बोलते हैं स्टोन एज। इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं तो उनको अनेक छोटे छोटे भागों में
बांट कर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब हम छोटे छोटे टॉपिक में बांट कर पढ़ेंगे तो उनको बांटने से हिस्ट्री जो है वो आसान हो जाती है। बहुत बड़ा विषय और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जो पढ़ने वाले हैं उनको बोरिंग भी लगता है। पढ़ते हैं, सीधा पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये क्या राम गाथा चल रही है। ठीक है, तो इतिहास का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, पूरे इतिहास में, इतिहास नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, उसको छोटे छोटे सेगमेंट में बांट कर हमेशा पढ़ना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे कि पाषाण काल हम लोग आज देखेंगे। पाषाण काल को मुख्यतः इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था। इन्होंने कैसे बांटा, क्यों बांटा, कब बांटा, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बस इतना ही जान लो कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, आप लोग इनका नोट्स है ना वो प्रॉपर बनाना। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाना। जो लिखवा रहा हूँ, जो बोलकर लिखवा रहा हूँ, वो बातें आप लोग जरूर लिखना होगा। ठीक है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमारा पहला टॉपिक पाषाण काल जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक बार पाषाण काल जो है उनके नाम आप लोग इंग्लिश में भी याद रखना। क्यों? क्योंकि जब हिंदी में पेपर बनता है तो पूरा पाषाण काल को जब हम बांटते हैं तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और नियोलिथिक, नव पाषाण काल। जो ये कालक्रम है उसका जो टाइम पीरियड है, पाषाण काल का टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में अलग अलग रहा। तो इसका कालक्रम देख लेते हैं। 20 लाख से 10,000 BC, 2 लाख से 10,000। यहाँ पर मैंने 2 टाइम पीरियड क्यों रखी है? एक तो 20 लाख लिखा है और एक लिखा है 2 लाख। जो 20 लाख है ये है विश्व का, और 2 लाख है ये है भारत का। अब आप बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, बताओ फिर से। विश्व का, भारत का, इससे क्या मतलब है? यानी कि भारत में जब लोग आए उससे पहले विश्व में लोग आ चुके थे, मनुष्य आ चुका था। विश्व में 20 लाख साल पहले ही मनुष्य आ चुका था, और भारत में काफी बाद में आया। यानी 2 लाख वर्ष बीसी के आसपास भारत में जो मनुष्य है वो आया। तो मनुष्य कैसे आया? सीधा आया? जी नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं आया। तो मनुष्य, आपने सुना होगा कि बंदरों से मनुष्य का आविष्कार हुआ। तो उसकी एक पूरा टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का जो जन्म है वो कैसे हुआ, इसी में देखेंगे। तो विश्व में तो हुआ सबसे पहले कहाँ पे हुआ, उसके बाद भारत कैसे है, वो सब कुछ हम लोग इसी टॉपिक में देखें। तो 20 लाख वर्ष का जो विभाजन है वो होता है विश्व में, और 2 लाख से भारत में। अब मध्यकालीन है, मध्यकालीन में 10,000 BC से 6,000 BC के जो टाइम पीरियड है उसको इतिहासकारों ने मध्यकालीन पाषाण काल में बांटा है। और नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 6,000 BC से 1,000 BC। ठीक है, इन मैन में 3 भागों में पाषाण काल को बांटा है। अब जो पूरा पाषाण काल है आपका, इस पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है निम्न पूरा पाषाण काल।
निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। और उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। इनमें कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप जो है वो इंग्लिश में इसके नाम जरूर याद रखना। लोअर म्यूजिक पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, और उसके अलावा अपर पेलियोलिथिक। इसका जो फिर से वही देखें कालक्रम, 2 लाख से 1 लाख BC, यानी कि 2 लाख वर्ष पहले। और इसका है 1 लाख से 40,000 वर्ष पीछे, यानी 40,000 वर्ष पहले तक मिडिल पेलियोलिथिक चल रहा था। और 40,000 से 10,000 BC का जो टाइम पीरियड है वो है आपका अपर पेलियोलिथिक। तो अभी तक पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा? स्टोन एज को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक और नव पाषाण काल नियोलिथिक। उसके बाद में पूरा पाषाण पेलियोलिथिक को भी 3 भागों में बांटा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो रहेगी यहीं तक। आज हमने जो पाषाण काल है उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली कि हमें पाषाण काल में क्या पढ़ना है। अगर मैं ये विभाजन ना करके इन छोटे छोटे टॉपिकों में बांट कर ना पढ़ाऊं, अगर सीधा पढ़ाने लगूं पाषाण काल पूरा पाषाण काल को सीधा पढ़ाने लगूं, तो उसमें क्या होगा कि आप भी बोरिंग होंगे, आपको टॉपिक में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर आप क्या लिखना है, आपने क्या याद किया था, वो सब कुछ भूल जाओगे। अब छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा है। कल हम जो शुरुआत करेंगे वो पूरा पाषाण काल से करेंगे, तो पूरा पाषाण काल को भी ऐसे ही छोटे छोटे भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको टॉपिक समझने में आसानी रहेगी और एक छोटा सा इंटरेस्ट जो है वो हिस्ट्री में आपका बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप प्रॉपर रूप से इन क्लासेस को देखिए, पूरी की पूरी हिस्ट्री इस बार आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।